Hello students, in this part of the video I will discuss about biogeographical evidence of evolution. So what is biogeography? Biogeography means distribution of plants and animals on different part of the earth, and this evidence was proposed by चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने समुद्र की यात्रा की एक शिप से, and that ship was HMS बीगल. वे पहुंचे एक आइलैंड पे, एंड दैट आइलैंड वाज गैलापागोस आइलैंड विच वाज मेड बाय द फ्यूजन ऑफ अप्रॉक्स 22 स्मॉल आइलैंड्स. उस आइलैंड पर उन्होंने एक खास फीचर, एक खास टाइप के बर्ड को देखा, और उस बर्ड पर उन्होंने जब काम किया तो उन्होंने पाया कि ये बर्ड में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिमिलर हैं, कुछ एक फीचर को छोड़ करके. तो फिर उन्होंने बताया कि ज़रूर इनमें इनका जो एंसेस्ट्रल पेरेंट होगा, जो एंसेस्ट्रल स्टॉक होगा, वो एक मान लो मेल और फीमेल कोई बर्ड होगी जो कि इस आइलैंड पर पहुंचा. क्योंकि इस आइलैंड पर रिसोर्सेज बहुत अधिक थे, तो फूड रिसोर्सेज अधिक होने के कारण वो यहाँ पर ही रहने लगे. और जब वो यहाँ पर रहने लगे तो फिर उन्हें फ्लॉरिश करने लगे, उनका नंबर इंक्रीज़ करने लगे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत अधिक थे. तो जब नंबर इंक्रीज़ किया तो ऑब्वियसली धीरे धीरे कंपटीशन भी शुरू हुआ, और जब कंपटीशन शुरू हुआ तो सभी अगर एक ही फूड रिसोर्स को लेंगे, जबकि वहाँ पर बहुत सारे हैं फूड रिसोर्स, तो अगर सबके सब एक ही फूड रिसोर्स को लेंगे तो ऐसे कंडीशन में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के कारण हमारा क्या होगा, कंपटीशन के कारण हमारा एक्सटिंक्शन हो सकता है. ठीक है, तो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए कभी कभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग करते हैं, यानी सिमिलर टाइप के रिसोर्स को ना लेकर के रिसोर्स को बांट लेते हैं कि चलो इतने सारे बर्ड्स हैं तो सबके सब अगर फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स तो कम हो जाएगा, फिर कंपटीशन होगा फ्रूट्स खाने के लिए. तो जब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं खाने के लिए, ग्रेन्स मिल रहा है, सीड्स मिल रहा है, हर्ब्स मिल रहे हैं, ग्रासेस मिल रही है, तो इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्यों ना हम अपने फीडिंग हैबिट को चेंज कर लें. और सारे बर्ड्स ने क्या किया, अपने फीडिंग हैबिट को चेंज करना शुरू किया. फीडिंग हैबिट को चेंज करना शुरू किया तो उनका जो बिग शेप था वो बिग शेप मॉडिफाई करने लग गया, और फाइनली बिग शेप मॉडिफाई कर गया, और एक ही बर्ड के सारे फीचर्स तो सेम रह गए क्योंकि सबके पास क्रोमोसोम जो वो शेयर कर रहे थे वो तो सेम ही था, एक ही पेरेंट से सारे इवॉल्व हुए थे. लेकिन उनमें वेरिएशन आया बिग शेप में, जिसके कारण लगभग 22 डिफरेंट टाइप के बर्ड्स वहाँ पर दिखने लगे. और इस बर्ड को डार्विन ने कहा डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने ही काम किया था इसलिए उसका नाम पड़ गया डार्विन फिंचेस, जो कि लगभग छोटी सी ब्लैक कलर की पसेरियन बर्ड होती है, और सबकी एंसेस्ट्री सेम होती है, इसलिए सबका मॉर्फोलॉजिकल फीचर सेम होता है. लेकिन वहाँ पर उस कंडीशन में, उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए उन्होंने एडेप्टेशन किया. उस एडेप्टेशन के कारण उसमें जो चेंजेस आए, इस चेंजेस को हम क्या कहेंगे, इस चेंजेस को हम कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशन. एडेप्टिव रेडिएशन मतलब अडेप्ट करने के बाद कई सारी वैरायटी वहाँ पर इमर्ज कर गई, बाहर निकल गई, और जिसके कारण कई सारे स्पेसीज हमें बनते हुए दिख गए. दैट फेनोमेनन इज एडेप्टिव रेडिएशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ऑब्वियसली सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक से अगर कई सारी वैरायटी इवॉल्व हो रही है तो उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही कहते थे. एग्जाम्पल हमारा बना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का. ऐसे ही एडेप्टिव रेडिएशन का एक और भी एग्जाम्पल हम लोग सुनेंगे, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बारे में ये है कि जो मार्सुपियल है, मार्सुपियल मतलब मेटाथेरियंस, स्पेशल टाइप के मैमल्स जिनके पास पाउच प्रेजेंट होता है. आप लोगों ने पहले हम लोग सुने थे कि मैमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस. प्रोटोथेरियंस एग लेइंग मैमल्स को कहते हैं, सबसे लेस डेवलप्ड है. मेटाथेरियंस पाउच्ड मैमल को कहते हैं जिनका प्लासेंटा नहीं बनता, लेकिन प्लासेंटा का पाउच उनका बनता है, जो अंडर डेवलप्ड बेबी को उस पाउच में रख के उसका डेवलपमेंट करता है, जैसे कि कंगारू. और यूथेरियंस में प्लासेंटल मैमल्स होते हैं जिनके पास प्लासेंटा होता है और बेबी को यूट्रस में रख करके उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद उसको डिलीवर करता है. ठीक है, तो यहाँ पर कहानी है मार्सुपियल की, जो कि मेटाथेरियंस है. नॉर्थ अमेरिका एक लैंड था, नॉर्थ अमेरिका में मार्सुपियल्स थे, और नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हुआ, और नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट होकर के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका बने. जब नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट होकर के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका बने तो वो जो मार्सुपियल्स थे, कुछ मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में आए, कुछ मार्सुपियल्स साउथ अमेरिका गए. जो मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर डोमिनेंस था, मतलब उस लैंड पर पहले से डोमिनेंस था प्रोटोथेरियंस का. तो जो मार्सुपियल्स थे उनका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं था,
तो मार्सुपियल को एबंडेंस ऑफ फूड रिसोर्स मिला और उस मार्सुपियल से कई टाइप के वेराइटीज़, कई टाइप के स्पेसीज इवॉल्व हुए क्योंकि रिसोर्स वहाँ पर बहुत अधिक था। तो अडेप्ट करने के लिए अगेन रिसोर्स पार्टीशनिंग हुई और रिसोर्स पार्टीशनिंग के बाद कई सारे वेराइटीज़ वहाँ पर बने और एक तरह से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और इस एडेप्टिव रेडिएशन के बाद कई सारे हमारे वेराइटीज जैसे तस्मानियन उल्फ, वो कैट, ऑन्ट ईटर, ये सारे स्पेशीज वहाँ पर बन करके तैयार हो गए। ठीक है, तो ये भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, एक टाइप हुआ हमारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। नेक्स्ट हम साउथ अमेरिका चलते हैं। साउथ अमेरिका में भी कुछ मार्सुपियल आए। वो मार्सुपियल का कॉम्पिटिटर, मतलब साउथ अमेरिका जो लैंड बना सेपरेट होकर के नॉर्थ अमेरिका से, दैट लैंड वाज डोमिनेटेड बाय यूथेरियंस। तो यूथेरियंस में क्या था, जो यूथेरियंस थे वो एडवांस प्लासेंटल मैमल्स थे। तो मार्सुपियल का कॉम्पिटिटर क्या हो गया, मार्सुपियल का कॉम्पिटिटर यूथेरियन हो गया, एडवांस हो गया। तो उनसे कॉम्पिटिशन करके इन्होंने जो वैरायटीज़ बनाई वो वैरायटीज़ अगेन एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और यहाँ पर फिर से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, लेकिन चूँकि दोनों का एंसेस्ट्रल स्टॉक तो सेम था, जो मार्सुपियल अमेरिका में थे, साउथ अमेरिका में थे और जो मार्सुपियल हमारा ऑस्ट्रेलिया में थे, दोनों की एंसेस्ट्री कहाँ से थी, नॉर्थ अमेरिका के मार्सुपियल की थी। यानी जो जीन कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया में था वही जीन कॉम्बिनेशन हमारा साउथ अमेरिका में था, वही जीन कॉम्बिनेशन नॉर्थ अमेरिका में था। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो जीन कॉम्बिनेशन वाला मार्सुपियल था वही मार्सुपियल डिस्ट्रीब्यूट होकर के दो जगहों पर चला गया। तो वहाँ पर अगर सिमिलर काइंड के हैबिटेट हम प्रोवाइड करें, सिमिलर काइंड के रिसोर्स प्रोवाइड करें, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन, रिसोर्सेज, हैबिटेट, ये सब अगर सिमिलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो एडेप्टेशन होने का तरीका होगा, हमारे अंदर जो चेंजेस आने के तरीके होंगे, हमारा जो म्यूटेशन होने का तरीका होगा, चूँकि क्रोमोसोम सेम है तो वो लगभग पैटर्न एक जैसा होगा। और इस पैटर्न में ऑस्ट्रेलिया में जितने मार्सुपियल बने वो मार्सुपियल और साउथ अमेरिका में जितने एडवांस प्लासेंटल मैमल्स बने वो सारे, दोनों के फीचर में चूँकि जेनेटिक मेकअप सेम है तो दोनों के फीचर में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ को ऑब्जर्व किया गया। तो अगर दो डिफरेंट हैबिटेट में अलग एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक के एनिमल एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग स्पेस पर उनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर उनके एडेप्टेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस हुए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कंपेयर किया जाए तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी और इसलिए एक तरह का कन्वर्जेंस उनके फीचर्स में दिख रहा है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी शो कर रहा है अगर हम फीचर को कंपेयर कर रहे हैं तो, और अगर अलग अलग प्लेस पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये एक दूसरा एग्जाम्पल बना एडेप्टिव रेडिएशन को दिखाने का, जिसमें मार्सुपियल का देखा कि एक जगह पर जो मार्सुपियल है वो बहुत सारे रेडिएट करके बना रहे हैं, दूसरे जगह पर भी रेडिएट करके बना रहे हैं, लेकिन जो फीचर्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अमेरिका में वो फीचर्स में बहुत हद तक सिमिलैरिटी है क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उनका जेनेटिक मेकअप सेम है, सबकी एंसेस्ट्री सेम है, सबका एंसेस्ट्रल स्टॉक एक ही है एंड दैट एंसेस्ट्रल स्टॉक लाइज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये हमारे पास था एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स। क्लियर हो गया। एडेप्टिव रेडिएशन के बाद हमें नेक्स्ट जो सुनना है फीचर्स को, दैट इज हार्डी-विनवर्क्स इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनवर्क्स थ्योरम। क्या कहता है हार्डी-विनवर्क्स इक्विलिब्रियम और थ्योरम? तो इसमें हम लोग सुनेंगे कि हार्डी-विनवर्क ने बताया कि हमारे पास किसी पॉपुलेशन में जितना जो हमारा जीन पूल है वो जीन पूल हमारा कांस्टेंट होता है। तो पहले समझते हैं जीन पूल क्या है। तो जीन पूल इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज जीन पूल। ठीक है, तो ये जीन पूल हमारा कांस्टेंट रहता है और इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। जो फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे जिसके कारण ये वेरिएशन शो करेगा, दीज फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो वेरिएशन हो जाएगा और ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि एक जैसे मेंडल ने क्रॉस किया था प्योर टॉल को प्योर डॉग के साथ, तो कुछ वैसा ही हम लोग सोचते हैं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास
दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को लिया आपने, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट को कैप्स ए से बताया, रिसेसिव को स्मॉल ए से बताया, ठीक है। तो अब जो डोमिनेंट है ए ऑर्गेनिज्म और रिसेसिव है स्मॉल ए ऑर्गेनिज्म, तो उस डोमिनेंट के लिए उसके पास जो एलील होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम अगर स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करें, और स्मॉल ए जो ऑर्गेनिज्म है डॉर्फ वाला या रिसेसिव वाला, उसके फ्रीक्वेंसी को अगर क्यू से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, पेयर कंडीशन में एलील्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि एक एलील हमें फादर से मिलता है, एक एलील हमें मदर से मिलता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है हम मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म, इधर द ऑर्गेनिज्म इज प्लांट और एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास वन एलील फादर देता है, वन एलील मदर देता है, तो पेयर्ड कंडीशन में एलील आता है। तो ए ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है उसका एलील अगर पी है तो पी को हम कैसे बोलेंगे, डबल पी हो जाएगा। तो डबल पी को हम क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर। वैसे ही जो रिसेसिव एलील है क्यू, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यू स्क्वायर, क्योंकि वो भी पेयर्ड कंडीशन में। तो यहाँ पर ये सीन बना। अब हार्डी-विनबर्ग ने बताया कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर इसको मैथमेटिकली लेकर जाएं तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दें अगर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम पी क्यू को क्रॉस करते हैं तो आप क्रॉस करके बताइए, जैसे टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया था तो हमारे पास क्या मिला था, कैप्स टी 1:2:1 का रेशियो आया था, यानी 1 हमारा प्योर टॉल था, 1 हमारा प्योर डॉर्फ था और 2 हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। तो वही यहाँ पर आएगा कि अगर इनको हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ये 1 आएगा मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। ये कब ऐसा रहेगा, जब रैंडम पॉपुलेशन में सारे ऑर्गेनिज्म रैंडमली एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ फैक्टर्स वहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहा है। क्या क्या ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो म्यूटेशन नहीं हो रहा है। म्यूटेशन से सडन चेंज आता है, अगर सडन चेंज आएगा तो फिर फीचर हमारा चेंज हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो म्यूटेशन को कंट्रोल कर दिया, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चाहे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू करें या क्रॉसिंग ओवर के थ्रू करें, इसमें भी जेनेटिक मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं, तो इसको भी कंट्रोल कर दिया। यानी ये भी अगर ना हो तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी पॉपुलेशन से छोटा सा सेगमेंट अलग होकर के कहीं पर जाकर के फाउंडर इफेक्ट या बॉटलनेक इफेक्ट को शो करता है, तो भी किसी पॉपुलेशन से जीन या एलील का लॉस होता है या गेन होता है। तो इसके कारण भी जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि उसमें वेरिएशन आ जाएगा। जीन माइग्रेशन, किसी पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिज्म को अगर हम बाहर भेज दें, इमिग्रेशन करवा दें या एमिग्रेशन करवा दें, एमिग्रेशन करवा दें तो निकल जाएगा कुछ जीन और एलील, और इमिग्रेशन करवा दे तो एंट्री हो जाएगी, तो पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ पर वेरिएशन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन में किसी एक स्पेसिफिक टाइप के जीन एलील को हम प्रेफर करने लग जाते हैं, तो इस तरह से जिसको हम प्रेफर करने लग जाते हैं तो उसका ही हमें डोमिनेंस दिखने लग जाएगा और फाइनली कोई फीचर का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर, इन 5 फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर दें तो ये 5 फैक्टर क्या क्या हुआ, तो ये 5 फैक्टर हुआ म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन। अगर इनको हम कंट्रोल कर दें, पॉपुलेशन में ना होने दें, तब के कंडीशन में क्या होगा, देन द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नंबर ऑफ जीन एंड एलील रिमेन कांस्टेंट।